बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास हूँ और आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। और मैं हूँ ज़हरा रज़ा और हम दोनों आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। कैसे हैं फ़हीम आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप बताएं आप कैसी हैं ज़रा? अल्हम्दुलिल्लाह। ज़बरदस्त। मेरे दोस्त जो हैं, आप लोग कैसे हैं? ओके, आप भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं और यकीनन आज के दिन का एक अच्छा सा आपने आगाज़ कर लिया है। हम आपको बताते हैं प्रोग्राम के आगाज़ में कि आज हमारा प्रोग्राम वो किस बारे में होगा। जी ज़रा, तो आज क्या हम डिस्कस करने वाले हैं अपने प्रोग्राम में, दोस्तों को आज बताइए। फ़हीम हम कल भी हमने डिस्कस किया जैसे कि पोलियो मुहिम का आगाज़ हो चुका है मुल्क के चारों सूबों में। तो आज भी हम उसी को डिस्कस करेंगे क्योंकि हमारा ये वीक ही पोलियो की अवेयरनेस और उसकी आगाही को हमने जो है वो जी हाँ, कर बिल्कुल, हाँ क्योंकि मुल्कगीर मुहिम का आगाज़ हो चुका है और इस मुहिम में जिस तरह वो सारे पोलियो वर्कर्स काम कर रहे हैं, हमारी कोशिश है कि हम भी उसी तरह अपना किरदार अदा करें और इस आगाही की मुहिम में भरपूर तरीके से हम साथ दें। और ये तब तक हम अपने इस प्लेटफॉर्म पे इस तरह के शोज़ करते रहेंगे जब तक हमें यकीन नहीं हो जाता कि पाकिस्तान में पोलियो का मुकम्मल तौर पे ख़ात्मा हो चुका है। बिल्कुल, बिल्कुल। और अगर लास्ट ईयर का हम देखें तो लास्ट ईयर अभी आपने बताया कि कितने केसेस रिपोर्ट हुए? यस, लास्ट ईयर कोई 140 से ज़ायद केसेस पाकिस्तान भर में रिपोर्ट हुए, जो कि बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। ये कोई बहुत अच्छे अदाद शुमार नहीं है और इस साल कोरोना वायरस की वजह से हमें मतलब बीच में ये एक ऐसा एक मतलब काफ़ी एक लंबा पीरियड एक ऐसा आया जिसमें बच्चों को पोलियो के कतरे नहीं पिलाए जा सके। अभी भी पाकिस्तान में तकरीबन 72-73 केसेस जो हैं वो रिपोर्ट हो चुके हैं, बिल्कुल। जिनमें से 22 केसेस जो हैं वो सिंध में हैं, 22 केसेस बलूचिस्तान में, 20 खैबर पख्तूनख्वा में और 9 केसेस वो पंजाब में रिपोर्ट हुए हैं। बिल्कुल, आपने फ़हीम दुरुस्त फरमाया। और कल भी बलूचिस्तान में एक 7 माह के बच्चे में पोलियो केस की तस्दीक हो गई है, एक नया केस रिपोर्ट हुआ है। तो अब टोटल अगर हम बात करें रवां बरस तो 73 हो गई है पोलियो केसेस की तादाद अब तक। अच्छा, जैसे कल हमारी डॉक्टर साहब से बात हो रही थी तो ये उन्होंने कहा कि एक से ज़ायद दफ़ा अगर पोलियो के कतरे बच्चों को पिलाए जाएं, जी। वैक्सीनेशन अगर बच्चों को करवाई जाती है तो उससे कोई नुकसान नहीं होता बल्कि फ़ायदा होता है कि वो उनके अंदर इम्यूनिटी ज़्यादा बेहतर हो जाती है पोलियो के वायरस से लड़ने के लिए। और इस हवाले से जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे वो एक जुमला वो बार बार मुझे जो है वो चौंका रहा था कि ये अगर हमें इस बारे में इंफॉर्मेशन हो तो हमारे बहुत सारे मसाइल पोलियो के हवाले से हल हो जाते हैं, जिसमें बिल्कुल। वालिदैन को समझने की ज़रूरत है कि पोलियो का कोई इलाज नहीं, इसका बिल्कुल कोई इलाज नहीं है। इसके बचाव का सिर्फ वाहिद तरीका है पोलियो कि वैक्सीन। बच्चों को वैक्सीनेशन अच्छा फ़हीम, मैं ये सोच रही थी कि हम अभी कोरोना से के दौर से गुजर रहे हैं, वबा पूरी दुनिया में फैली है और पूरी दुनिया परेशान है कि इसकी वैक्सीन आ जाए ताकि इसका इलाज मुमकिन हो सके। इलाज तो नहीं, ज़ाहिर है प्रिवेंटिव मेजर, लेकिन जिसकी वैक्सीन मौजूद है, अगर हम पोलियो की बात करें तो पोलियो की वैक्सीन मौजूद है और फ्री ऑफ कॉस्ट गवर्नमेंट जो है घर घर जाकर लोगों को पिला रही है। उसके बावजूद हम जो लोग हैं वो अपने बच्चों को पोलियो वैक्सीन नहीं पिलवाते। ये एक बहुत बड़ी अलमिया है और पाकिस्तान उन बदकिस्मत ममालिक में से एक है, एक अफगानिस्तान और एक पाकिस्तान, जहाँ पर पोलियो अभी भी एग्जिस्ट करता है। ऐसा ही है ये। इस बारे में हमें पूरी कौम को सोचने की ज़रूरत है। अगर हम इस हवाले से सारे मुत्तहिद हो जाएंगे और कोशिश करेंगे कि जब हमें इस चीज़ का अंदाज़ा होगा कि वाकई ये एक बड़ी शर्मनाक बात है कि पूरी दुनिया के नक्शे में जहाँ 200 के करीब ममालिक हैं उसमें पाकिस्तान जो है वो इस मर्ज़ में सरे फहरिस्त है। पूरी दुनिया में हर गरीब अमीर पढ़े लिखे जाहिल हर किस्म के मुल्क ने जो है वो इसको निकाल परे मारा है और हम अभी तक इसके यहाँ इसमें फंस के बैठे हुए हैं। तो और इसमें मदद किसकी दरकार है? इस सारे मसले को, इस मर्ज़ को पाकिस्तान से निकालने के लिए हम सब लोगों की, हम सबको इकट्ठे होकर काम करने की ज़रूरत है। एक दूसरे को स्पेशली उन लोगों को जो पोलियो के कतरों के हवाले से कुछ अच्छी राय नहीं रखते हैं,
और जो क्योंकि आटे में नमक के बराबर लोग हैं, और यही वो लोग हैं जो यानी 20 करोड़ की आबादी में जो 100 के करीब केसेस आते हैं, 70-80 केसेस आते हैं, यही है वो आटे में नमक के बराबर लोग जिनको हमने कन्विंस करना है, जिनको हमने बताना है, जिनको हमने हकीकत बतानी है कि इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है और ये हमारे बच्चों की सेहत के लिए, हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, पाकिस्तान के बच्चों के मुस्तकबिल के लिए ये एक इंतहाई ज़रूरी वैक्सीन है। इस हवाले से बात होगी और आज स्पेशली हम बात करेंगे अपने प्रोग्राम में कि अगर कोई बच्चा पोलियो का शिकार हो जाता है तो उसकी ज़िंदगी कैसी गुजरती है, इस हवाले से बात होगी। एक छोटा सा वक्फा है, कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए, अभी आपसे दोबारा मुलाकात होती है। एक वक्फे के बाद आप सब दोस्तों को फिर से हम खुश आमदीद कहते हैं न्यूज़ कैफ़े में। वक्फा थोड़ा सा तवील हो गया क्योंकि ताज़ा तरीन ख़बरों से आप दोस्तों को हमने आगाह करना था, और जैसा कि आप जानते हैं कि हमने आज अपने प्रोग्राम में पोलियो कैंपेन के हवाले से ही बात करना है। और ज़रा वक्फे से पहले हम बात कर रहे थे कि हम ख़ास तौर पे उन बच्चों के बारे में बात करेंगे जो पोलियो का शिकार हो चुके हैं, उनकी ज़िंदगी किन मुश्किलात में होती है। तो तारुफ करवाते हैं अपने मेहमान का। हमारे साथ जो मेहमान शख्सियत मौजूद हैं, ये एक मारूफ सोशल वर्कर हैं और ख़ास तौर पे बच्चों की मुश्किलात, और वो बच्चे जो बेचारे सड़कों पे अपनी ज़िंदगियां गुजारते हैं, जो स्ट्रीट चिल्ड्रन हैं, उनके लिए काम करते हैं। वकील हैं, एजुकेशनिस्ट हैं, और एक इनकी एक रिफाही इदारा है इनिशिएटर ह्यूमन डेवलपमेंट फाउंडेशन, उसके ये प्रेसिडेंट भी हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं जनाब राना आसिफ हबीब साहब, आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम ज़ारा। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र फ़हीम भाई, अल्लाह ताला का करम। सर, तो हम बात कर रहे थे वो बच्चे जो कि पोलियो एक ऐसी बीमारी है जो कि बच्चों में माजूरी का सबब बनती है। तो वो बच्चे जिनको डिसेबिलिटी हो जाती है लाइफ टाइम, तो वो उनकी ज़िंदगी में क्या मुश्किलात आती हैं, किस तरह से वो सरवाइव करते हैं और सोसाइटी उनके साथ कैसा ट्रीटमेंट करती है, वो भी आप बताइएगा। जी बिल्कुल, ये एक बड़े ही बदकिस्मती से पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान एक दो मुल्क दुनिया के नक्शे पे रह गए हैं कि जिनमें पोलियो की प्रेवलेंस है। और यहाँ पे सबसे बड़ा हमारे साथ जो उन लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन होती है कि जो लोग पोलियो का शिकार हो जाते हैं, उनके घर वाले उनको छुपाते हैं, सोसाइटी से आइसोलेट करते हैं। और आस्ता आस्ता उनको सबसे बड़ी बात है कि हमारे मुल्क में इंक्लूसिव एजुकेशन का निज़ाम नहीं है, जिसकी वजह से जो नॉर्मल स्कूल्स हैं उनमें उनके साथ जो है बच्चे जो हैं स्कूल के वो भी बुलिंग करते हैं, और उसके साथ साथ असातिज़ा भी उनको डिस्क्रिमिनेशन का निशाना बनाते हैं। और हमारे यहाँ बदकिस्मती से एक्सेसिबिलिटी नहीं है, यानी जितने भी स्कूल्स, हॉस्पिटल्स हैं या बिल्डिंग्स हैं, आर्किटेक्चर जब बनाते हैं तो शायद बायलॉज में तो लिखा जाता है कि इसमें रैम होगी, इसमें तमाम चीज़ें मौजूद होंगी, लेकिन प्रैक्टिकल तौर पर उनमें ये चीज़ें मौजूद नहीं होती। इवन सिंध सेक्रेटेरिएट जिसने पूरे सूबे को जो है एक्सेसिबिलिटी प्रोवाइड करनी है, वहाँ भी रैम मौजूद नहीं है। तो ये हमें सोचना पड़ेगा कि आने वाले दिनों में कि हम पहले तो प्रिवेंशन की तरफ जाएँ कि जो पोलियो वैक्सीन है उसके जो हमारे मिथ हैं, स्पेकुलेशन हैं या हमारे स्टेरियोटाइप्स, बिलीव्स हैं, उनको ख़त्म करें। और उसके साथ साथ हम जो लोग शिकार हो गए हैं उनकी ज़िंदगियों को इंडिपेंडेंट लिविंग की तरफ कैसे लेके जा सकते हैं। बिल्कुल सही, कि जिसमें वो किसी के मोहताज ना हो और उनकी अपनी ज़िंदगी की रोज़मर्रा मामूलात अंजाम दे सकें। जी हाँ जी। बल्कि राना साहब, याद है आपको लास्ट टाइम जो हमारी मुलाकात हुई थी वो डिसेबिलिटी के हवाले से एक प्रोग्राम था, उसमें ज़रा वहाँ पे मेरी कुछ ख़वातीन से मुलाकात हुई जो बड़ी काबिल पढ़ी लिखी ख़वातीन, कोई डॉक्टर थी, पोलियो पेशेंट थी, कोई मतलब वैसे अच्छा रोल प्ले कर रही हैं, कोई जॉब वगैरह भी कर रही हैं। तो उनको सबसे ज़्यादा तकलीफ़ ये थी कि जितनी भी जगह हैं जहाँ उन्हें जाना पड़ता है अपने आप को, अगर वो इंडिपेंडेंट भी करती हैं तो वो अपनी व्हील चेयर मतलब एक हद तक लेके जा सकती हैं, आगे सीढ़ी है और रैंप ही नहीं है, तो वो फिर उन्हें वो वहाँ पे तकलीफ हो रही होती है कि हम कैसे हम मूव करें, कुछ दूसरे और व्हील चेयर भी कस्टमाइज नहीं है हमारे माशरे में। जो व्हील चेयर का खैरात का निज़ाम है, हम व्हील चेयर वो देते हैं जो पेशेंट वाली होती हैं। दुनिया में कस्टमाइज व्हील चेयर का निज़ाम है, क्योंकि वो व्हील चेयर आपने देनी है जिसमें उनके लंग्स को और उनके थ्रॉट को और उनकी जो बॉडी के अंदर जो फिजिकल एनाटॉमी है उसको ना नुकसान पहुंचे। क्योंकि देखिए हम दुबले पतले होते हैं, हम अपने साइज़ के मुताबिक कपड़े सिलवाते हैं,
इसी तरह हमारे जूते हमारे साइज़ के मुताबिक होते हैं। इसी तरह व्हील चेयर भी दुनिया में इंसानी जो है उसकी ऑटोनॉमी के मुताबिक होनी चाहिए ना। हाँ, मगर यहाँ हमें एक वो खैराती निज़ाम है, हमें खैरात से चैरिटेबल अप्रोच से राइट बेस अप्रोच की तरफ आना पड़ेगा। हाँ। और वो हम तभी राइट बेस अप्रोच की तरफ आ सकते हैं कि हम वो उस सिस्टम से निकलें कि जिसमें जी 1000 हमने व्हील चेयर डोनेट कर दी, 10,000 डोनेट कर दी। नहीं, आपने किया क्या डोनेट? अगर एक इलेक्ट्रिक व्हील चेयर किसी को चाहिए तो वो तो एक इलेक्ट्रिक व्हील चेयर के बगैर मूव नहीं कर सकता ना। तो किसी इंसान को इलेक्ट्रिक चाहिए, किसी को किसी तरह की चाहिए, तो ये हमें ज़रूर सोचना पड़ेगा। मगर सर इलेक्ट्रिक व्हील चेयर ठीक है, वो ये एक बहुत अहम पहलू है इसके। उसके साथ साथ जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बड़े बड़े दफातर हैं, बड़े बड़े होटल्स हैं, वहाँ पे भी कोई रसाई नहीं है कि वो व्हील चेयर वाला जो है ना बड़े इंडिपेंडेंट तरीके से जो है ना वो खुद अंदर तक चला जाए। उसे कहीं ना कहीं किसी की ज़रूरत पड़ जाती है, और वो अगर स्पेशली वो ख़वातीन है तो वो बेचारी बड़ी परेशान होती है कि हमें कोई उठा के हमें मतलब पहले व्हील चेयर उठाएं, हमें हटाएं, सहारा दें। तो वो ये एक और इससे जो फ़हीम भाई ये जो है ना वो सेक्सुअल हरासमेंट का रिस्क भी बढ़ जाता है इन चीज़ों से सेक्सुअल हरासमेंट का रिस्क भी बढ़ जाता है ना। हाँ, ये सबसे बड़ा है कि आप, और दूसरी बात हमारे वॉशरूम एक्सेसिबल नहीं है। जी जी जी। पूरे पाकिस्तान में आप देखें स्टेशन पे, एयरपोर्ट्स पे, एयरपोर्ट में कुछ थोड़े बहुत इम्प्रूवमेंट आई है, लेकिन बाकी जगहों पे, बस अड्डों पे देखें जो वॉशरूम है, एक तो वैसे ही जेंडर सेंसिटिव नहीं है, यानी ख़वातीन के लिए बनाए भी गए हैं। होटलों पे तो क्या किया गया कि बीच में एक ना एल्युमिनियम का पार्टीशन लगा के इधर जेंट्स और इधर फीमेल, ऐसे नहीं होता। आप डिस्टेंस से बनाएं जी एटलीस्ट। और ऐसे लोगों के लिए फ़हीम स्पेशल रिसोर्सेज होनी चाहिए जो कि नहीं है। तो सर उस हवाले से भी हम ये इशू को भी हाईलाइट करना चाहेंगे अपने प्रोग्राम में कि गवर्नमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन तो काम कर रही हैं, लेकिन गवर्नमेंट इन लोगों को स्पेशल जो चीज़ें चाहिए होती है, जैसे कि आपने इलेक्ट्रिक व्हील चेयर का भी जिक्र किया, वो गवर्नमेंट की क्या जिम्मेदारी है? एक छोटा सा वक्फा है बीच में जी, उसके बाद वक्फे से वापस आ जाते हैं ना, तो फिर हम बात करते हैं यहीं से कंटिन्यू करेंगे। एक छोटे से वक्फे के बाद आपसे दोबारा मुलाकात हो रही, कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े और आज हम बात करें पोलियो के हवाले से। और पोलियो एक ऐसी बीमारी है जो कि ऐसी मूज़ी बीमारी है जो कि बच्चे को ज़िंदगी भर के लिए माजूर कर देती है, डिसेबल कर देती है। और ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे, हमारे साथ मौजूद हैं राना आसिफ साहब जो कि सोशल वर्कर हैं। सर हम बात कर रहे थे कि एक ऐसी बीमारी है क्योंकि किसी को हो जाए तो डिसेबिलिटी हो जाती है, लाइफ टाइम के लिए काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इस बीमारी का कोई इलाज तो नहीं है, लेकिन पोलियो वैक्सीन एक ऐसी वैक्सीन है जिसकी मदद से इससे बचा जा सकता है। उस हवाले से क्या कहेंगे सर? जी बिल्कुल, पूरी दुनिया में जो तमाम ममालिक की सक्सेस स्टोरीज़ हैं और उसमें यही है कि इस वैक्सीन को आपने अपने बच्चों को पिलाना है और ज़्यादा से ज़्यादा इसकी जो आउटरीच है वो बढ़ानी है और क्वालिटी ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन इसकी बढ़ानी है ताकि ये अपना असर दिखा सके। और फिर अगर आप उसमें अवेयरनेस के लिए रिलीजियस फोर्सेस को इस्तेमाल करें ताकि जो मस्जिद के मेंबर से या मंदिर से या गुरुद्वारे से उन जगहों से अगर मैसेज जाएगा तो लोगों पे ज़्यादा पावरफुल होगा। और ये WHO भी इस्तेमाल कर रहा है, यूनिसेफ भी, तमाम इदारे मिल के, और हमारी जो इंतज़ामिया है वो भी कोशिशें अपनी तमाम कर रहे हैं। मगर जब तक लोग इसकी ओनरशिप नहीं लेंगे और जो इसके ख़िलाफ़ नेगेटिविटी फैलाने वाले अनासिर हैं उनके साथ नहीं बैठा जाएगा, उस वक्त तक ये पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के लिए चैलेंज होगा। क्योंकि हमारे लिए जो बॉर्डर एरिया है, हम दुनिया के ऐसी जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे मौजूद हैं कि जिसके बॉर्डर की सर्विलेंस को करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। तो उस जगह पे फिर रहते हुए आपको ज़्यादा डिसेमिनेशन ऑफ मैसेज जो है आपका वो कितना पावरफुल है, आप उसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया कितना पावरफुल तरीके से टूल को यूज़ करते हैं और उसमें मुस्तकिल मिजाजी आपकी कितनी है। यानी कि जिन दिनों कैंपेन चल रही है, हमने उस वक्त ये मैसेज तो हमने अपने तमाम बिजली के बिलों पे देना है, अपने तमाम टेलीफोन के बिलों पे देना है, हर उस चीज़ पे देना है जिस पे अवामुन नास की नज़र पड़ती है, ताकि उनके कॉग्निशन में ये चीज़ आ जाए जी एक बारी कि ये चीज़ के बगैर हम छुटकारा हासिल नहीं कर सकते। इसका वाहिद जो हमारे पास प्रिवेंशन है वो पोलियो वैक्सीन है।
सही। और उसी वैक्सीन से हम पाकिस्तान को महफूज बना सकते हैं। सही। अच्छा राना साहब, क्योंकि आप बहुत सारे वैसे लोगों को लेके मतलब उनको अवेयरनेस से और उनकी मदद तक जो है वो जितनी हेल्प कर सकते हैं आप करते हैं, उन्हें एक प्रॉपर ट्रैक पे चढ़ाने के लिए कि वो एक खुद मुख्तार लोग हो जाएं, सारे इंडिपेंडेंट हो जाएं। सर, जो ऐसे डिसेबल बच्चे हैं या वो जो लोग जो काम कर रहे हैं जिनसे आप जिन्हें पर्सनली जानते हैं, जी जी, उनके पेरेंट्स के क्या ख्यालात हैं, ज़रा मैं वो जानना चाहता हूँ। देखिए, अभी 2018 में जब सिंध हुकूमत ने सिंध एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी का एक्ट बनाया, तो उसमें भी हम लोग शामिल रहे और अब अल्लाह ताला ने शुक्र है मैं उसके रूल्स की ड्राफ्टिंग में शामिल रहा। तो मैं जब उन पेरेंट्स से मिला तो फ़हीम भाई, उन पेरेंट्स के तो एक रिग्रेट है उनके दिलों में, एक उनके दिलों में अफसोस है कि काश हमने उस टाइम पोलियो वैक्सीन पिलाने से इनकार ना किया होता, तो आज हमारे बच्चों की ज़िंदगियां जो हैं वो दीगर बच्चों की तरह वो ज़िंदगी बसर कर रहे होते। अब एडवोकेसी पॉइंट यहाँ क्या निकलता है कि जो भी WHO या जो इदारे हैं या जो हुकूमत पाकिस्तान की वजारत सेहत है, वो उन लोगों से एडवोकेसी कराए कि जिनकी फैमिलीज़ में पोलियो है, ताकि वो दुनिया को बताएं कि हमने जो तकलीफ़ें बर्दाश्त की हैं, खुदारा आप अपने बच्चों के लिए वो खड्डा ना खोदें जिसमें हम गिर गए थे। तो फिर वो एडवोकेसी जो है वो ज़्यादा पावरफुल होगी जब तक उन लोगों को शामिल नहीं किया जाएगा जो पोलियो के विक्टिम हैं। जी 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 जी। तो उनको उनके थ्रू, क्योंकि हमने देखा कि हमने बहुत सारे टूल यूज़ किए। सेलिब्रिटीज़ वाला टूल हमारा बहुत कामयाब रहा, टीवी एंकर्स वाला बड़ा कामयाब रहा, रिलीजियस स्कॉलर वाला टूल बड़ा कामयाब रहा। जी हाँ। ये दोनों टूल किट जो सेलिब्रिटीज़ वाली देखें, आप दुनिया में देखें, एंजेलिना जूली से लेके और पाकिस्तान में मायरा खान से, हर एक बंदा ही अपना कंट्रीब्यूट करना चाहता है, ताकि कोई नहीं चाहता कि आने वाली नस्ल जो है वो माजूर हो, आने वाली जो नस्ल है वो मजबूर हो और हम एक ज़िंदगी भर का रोग उनके गले में। मगर आपने ये सही कहा कि जो डिसेबल कम्युनिटी है उनकी स्ट्रेंथ को भी यूज़ करना पड़ेगा, वो उनको सामने लाना पड़ेगा ताकि वो बताएं, अपना तजुर्बा जो है वो लोगों के साथ जो है वो शेयर करें, ताकि शायद वालिदैन वो सिर्फ वो जो बहुत कम लोग हैं, वो करोड़ों में सिर्फ चंद सैकड़ों हज़ारों में वो लोग होंगे जो इस बात पे यकीन नहीं रखते बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने पे, उनकी राय बदले और हमारे मुल्क का मुस्तकबिल बदले। एक वक्फे की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, वक्फे से वापस आते हैं तो मज़ीद हम बात करेंगे। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। बैक आफ्टर द ब्रेक आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े और बात करते हैं शहर कायद की। कराची में एक बार फिर तवील और गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जो है वो फिर शुरू हो गया है और आवाम काफ़ी परेशान है। कराची के लोग हमेशा परेशान ही रहते हैं, कभी बिजली की वजह से, कभी गैस की वजह से, कभी पानी की वजह से। फ़हीम, आपके घर बिजली जा रही है, बल्कि ये कहूँ अगर कि बिजली आती है, कितने घंटे आती है? बिजली आती है, बिल्कुल आती है, मगर बिजली को इस तरह जाना नहीं चाहिए, बिजली बंद नहीं होनी चाहिए। हम तो फिर कुछ ऐसे इलाकों में रहते हैं जहाँ पे 1 घंटा 2 घंटे हमें लोड शेडिंग का मतलब लाइट चली जाती है, तो तकलीफ़ का सामना तो होता ही है। जहाँ छोटे बच्चे हों घरों में और मतलब अपार्टमेंट्स में आप रहते हो तो तकलीफ़ होती है, मगर उन इलाकों का सोच के मुझे ज़रा बड़ा वो अजीब लगता है कि जहाँ पे मतलब 4-5 घंटे लाइट जा रही होती है। 1 घंटा, आधा घंटा, 2 घंटे, ये तो चलो फिर बंदा मैनेज कर ही लेता है। पता है कि हमारे मुल्क में मसाइल जो हैं और किस्म के हैं थोड़े से, और एक उम्मीद के साथ कि आइंदा ठीक हो जाएंगे। तो ये बड़ी तकलीफदेह बात है, लोड शेडिंग नहीं होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात कि जो के इलेक्ट्रिक है, जो शहर कायद की बात कर रहे हैं हम लोग, उनकी जानिब से भी कोई वाज़ेह तौर पे ऐसी मतलब ऐसे बयानात सामने नहीं आते कि आवाम को ये पता हो कि अच्छा चलें ठीक है, ये दिन 10-15 दिन की बात है, हम साथ देते हैं उनका। और फ़हीम, चलो 1 घंटे की बात है तो आपको पहले ही आपको अगर मैसेज आ जाए कि इलेक्ट्रिक की तरफ से इतने बजे से इतने बजे तक बिजली जाएगी, तो आप फिर मेंटली प्रिपेयर हो। मोटर चला दी, मोबाइल चार्ज कर लिया, आपको फोन फैन चार्ज कर लिया, आप उसको गुजार भी लेते हैं। लेकिन कई इलाकों में तो 4 बल्कि 6 घंटे तक की लोड शेडिंग अगर होगी तो आवाम कैसे परेशान नहीं होगी। एग्जैक्टली। हमारे साथ राना आसिफ हबीब साहब भी मौजूद हैं। हम इनसे वक्फे से पहले पोलियो के हवाले से बात कर रहे थे। सर जी, आपके पास क्या मालूमात है इस हवाले से, ये के इलेक्ट्रिक की जानिब से मतलब कभी कभी बता के और कभी कभी बगैर बताए जो लोड शेडिंग हो रही होती है, इसका क्या वजूहात क्या है?
फ़हीम भाई, ये एक एनर्जी का जो पाकिस्तान का इशू है ये पैदा होना शुरू हो गया था 92 के बाद। और जब हम हाइड्रो से हम फर्नेस ऑयल की तरफ गए और आईपीपीज़ पाकिस्तान में लगे, उस ज़माने में क्योंकि ज़ाहिर बात है आपने देखा डैम जो हैं वो सियासी जो है तसादुम की नज़र हो गए और डैम बन नहीं सके, जिसमें कालाबाग डैम है और मुख्तलिफ डैम है। उसके बाद फिर जो हुकूमत ने आसान एडहॉक सोल्यूशन निकाला वो कि अब हम फर्नेस ऑयल से बिजली घर चलाएं और लोगों को बेशक महंगी बिजली दें, लेकिन कैसे अफोर्ड कर सकेंगे भला? अब वही उस ज़माने में देखें वो दूर अंदेशी थी उनकी सियासतदानों की या जो लोग पावर में थे कि उन्होंने ये सोचा ही नहीं कि इतनी जब इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, महंगाई बढ़ जाएगा, इतनी महंगी एनर्जी किस तरह लोग अफोर्ड करेंगे। क्योंकि जब कोई चीज़ महंगी होना शुरू हो जाती है तो फिर उसकी चोरी बढ़ जाती है। यही वजह है कि इलेक्ट्रिसिटी की चोरी भी बहुत ज़्यादा बढ़ी। वो चोरी के साथ साथ बिजली महंगी होगी तो सब कुछ ही महंगा हो जाएगा। और सब चीज़ें महंगी होती है। एनर्जी एक ऐसी चीज़ है कि एनर्जी आपकी इकोनॉमी के जो पिलर होते हैं उसमें एनर्जी, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, ये तीन तो आपके पिलर हैं बड़े। तो एनर्जी अगर आपकी डाउनफॉल हुई तो अब आस्ता आस्ता आपने देखा फिर कि 2007 के बाद जो मुआहदात हुए कि इलेक्ट्रिक के साथ, वो आज तक मंजर आम पर नहीं आए। और इसी वजह से आप देखें कि जो कराची के शहरी हैं इनके लिए गैस फेडरल गवर्नमेंट ने मुहैया की ताकि इलेक्ट्रिक इनको बिजली प्रोवाइड कर सके अगर गैस की कमी है। लेकिन अब दोबारा इन दिनों जो मसला चल रहा है गैस की कमी की वजह से है कि सुई सदर्न गैस या सुई नॉर्दर्न गैस जो है, अगर गैस की सप्लाई के इलेक्ट्रिक की डिमांड के मुताबिक कर दे तो बिजली की लोड शेडिंग ख़त्म हो जाए। तो ये अब है मसला कि अब या तो हुकूमत कंपटीशन लाए सिंगापुर की तरह, 50 कंपनियों को लाइसेंस दे दे। बिल्कुल सर, यहीं से कंटिन्यू करेंगे, लेकिन फिलहाल प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का। कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए न्यूज़ कैफे। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं फ़हीम अब्बास और ज़ारा रज़ा मेरे साथ मौजूद हैं। और हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद है राना आसिफ हबीब साहब, जिनसे हम इस वक्त बात कर रहे हैं बिजली की जो बंदिश है, जो बिजली बंद हो जाती है, लोड शेडिंग कभी बता के और कभी एलानी और कभी गैर एलानी, इस हवाले से। राना साहब, वक्फे से पहले आप बता रहे थे कि सिंगापुर में भी कभी ऐसी सूरत हाल मतलब थी और उन्होंने इसका मुकाबला किया है, मतलब उनके पास कुछ हल उन्होंने ढूंढे। तो क्या कुछ ऐसे मॉडल, ऐसे फॉर्मेट हम पाकिस्तान में अप्लाई नहीं कर सकते क्या, और क्या थे वो, ज़रा ये भी इस बारे में बताइएगा। देखिए, बहुत सारे जब प्राइवेट सेक्टर में अगर आप कोई मोनोपोलीज क्रिएट कर देंगे, यानी कि इलेक्ट्रिक के पास पूरी कराची की मोनोपोली है और कराची 106 मुल्कों से बड़ा शहर है और कराची की आबादी 3 करोड़ से ज़्यादा आबादी है। तो जब 106 ममालिक से बड़ा शहर हो तो इसके लिए आपको हेल्दी कंपटीशन के लिए दीगर इलेक्ट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों को भी आपको लाना होगा, ताकि अगर लोग एक से मुतमईन नहीं है तो दूसरे की सहूलियात ले लें। आपने ये तजर्बा सेलुलर कंपनीज में देखा कि जब पाकिस्तान में एक जो कम्युनिकेशन की कंपनी थी तो ये वज़ीर मौसूफ को फ़ोन करके आप अपने घर पे फ़ोन लगवाते थे। लेकिन जब ये डिस्ट्रीब्यूशन जो है इसको तकसीम कर दिया गया और प्रीपेड पे आप आ गए तो आपका जो डेड सर्विसेज भी ख़त्म हुई। अब इसी तरह आपको इलेक्ट्रिसिटी में भी प्रीपेड के ऊपर आना पड़ेगा ताकि चोरी भी रुके, लाइन लॉसेस भी रुकें और आपको जो इस सेक्टर में जो इन्वेस्टमेंट करे, जो भी बंदा करे, उसको इसका पे ऑफ भी मिले। और ये ऐसे नहीं है कि ये कोई खिदमत है, ये बहुत बड़ी कोई ये सोशल सर्विस है कि जो फ्री एम्बुलेंस की तरह फ्री बिजली भी लोगों को मिलेगी। बदकिस्मती से सियासी जमातों ने आवाम को एक अजीब सा इसका एक नशा लगा दिया कि चोरी की बिजली, चोरी की गैस और कब्जे का मकान। इस चीज़ ने कराची के पूरे कल्चर को तबाह कर दिया। लोगों को आदत डालनी चाहिए कि थोड़ा सिविक सेंस भी आपके अंदर हो। आपने जो यूटिलिटी इस्तेमाल करनी है, उन यूटिलिटीज़ की आपने एक मुकर्ररा मियाद में कीमत भी अदा करनी है ताकि दूसरे लोगों पे फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस ना लगे। सही। और सर, आपने मोनोपोली की बात की, अभी शहरियों का काफ़ी एहतजाज भी रहा है इस हवाले से कि और जो कंपनीज़ हैं उनको बिजली सप्लाई करने की इजाज़त दी जाए। तो जो बिजली का इनके पास लाइसेंस है के इलेक्ट्रिक के पास, वो 2023 तक का है। 2023 तक। आपको लगता है सर कि और बिजली डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को दी जाएगी? देखिए, ये जो हमारी वफाकी हुकूमत है उसको अपने वेस्टेड इंटरेस्ट पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। जी। जब आप लाइक डिसलाइक के ऊपर चलते हैं, नेपोटिज्म पे, अकरबा परवरी पे चलते हैं,
क्योंकि नेपरा के जुर्माने 20 करोड़ तो एक ऊँट के मुंह में जीरे वाली बात है कि कराची के सरकार ने खुद अरबों खरबों रुपए की करप्शन जहाँ पे मौजूद हो, उसको 20 करोड़ जुर्माने से क्या होगा? जो 30-40 करोड़ अपने वकला को फीसें देता हो इदारा, उसके लिए तो ये कुछ भी नहीं है ना, पीनट है उसके लिए। सही है सर, क्योंकि वक्फे का वक्त आ रहा है तो वक्फे से पहले मैं एक छोटा सा सवाल आपके सामने रखना चाहता हूँ। आपने कहा कराची की 3 करोड़ आबादी है और आपने अपने जवाबात में ये भी हमें बताया कि 500 मेगावाट जो है वो बिजली की कमी का भी हमें सामना है। शॉर्टफॉल है। अगर 3 करोड़ आबादी आप कह रहे हैं, मगर कागजी तौर पे दादोशुमार में तो 1 करोड़ 60 लाख है, तो 1 करोड़ 60 लाख के हिसाब से तो बिजली मेरा ख्याल है पूरी दी जा रही है हमें। जी, ये आबादी जो हमारी मरदमशुमारी है इसके अंदर भी टेक्निकल फ्लॉज हैं, और ये दुनिया की अगर थर्ड पार्टी किसी एवेल्यूशन पार्टी से कराया जाए तो ये मरदमशुमारी को इसको कबूल कोई नहीं करेगा, क्योंकि ये ऐसा कौन सा शहर है दुनिया का जिसकी आबादी कम हो रही है? हाँ, जबकि आपकी नेशनल जो पॉपुलेशन है वो 1.9 के हिसाब से बढ़ रही है, तो आपके शहर की आबादी कैसे कम हो सकते हैं? और आपने टेक्निकल क्लॉज क्या रखी है कि जिनके डबल एड्रेस हैं उनको नहीं गिनेंगे। देखें, यहाँ नहीं गिनेंगे तो फिर कहाँ उनको गिनेंगे? रहते यहाँ तो यहीं पे वो रहते ही यहाँ है, यूटिलिटीज यहाँ की इस्तेमाल करते हैं, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ का इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल सही। तो मैं तो समझता हूँ कि ये इस बार दोबारा होनी चाहिए, रीथिंकिंग करनी चाहिए। ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे, कहीं मत जाएगा, देखते रहिए न्यूज़ कैफे। एक वक्फे के बाद हम फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हो चुके हैं। राना आसिफ हबीब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। राना साहब, वक्फे से पहले हमने बात की कि कराची शहर जिसकी आबादी आपने तकरीबन 3 करोड़ सॉरी हाँ 3 करोड़ के करीब जो है आबादी आपने बताई, तो जो सरकारी दादोशुमार हैं, जो मरदमशुमारी के मुताबिक जो रिपोर्ट सामने आती है वो 1 करोड़ 60 लाख है। तो जब 1 करोड़ 60 लाख मतलब लोगों के हिसाब से तो ये सारी चीज़ें ठीक हैं जी, मतलब बिजली जो है वो वसाइल जो हैं वो उस हिसाब से पूरे हैं, मगर 3 करोड़ के लिए कम है। जी, एक तरफ देखें, ये अजीब सी बात है कि एक तरफ आप K4 का जो मंसूबा है पानी का वो आप इतने लाखों गैलन की तवक्का कर रहे हैं, और एक तरफ वो मांग रहे हैं, दूसरी तरफ आप सेंसस में शो कर रहे हैं कि आपकी आबादी जो है 1 करोड़ 60 लाख है। हाँ। तो 1 करोड़ 60 लाख के लिए तो मौजूदा पानी का निज़ाम काफ़ी है। हाँ। इसका मतलब है कहीं ना कहीं आपके दादोशुमार में या आपकी स्ट्रेटजी में या आपकी मेथोडोलॉजी में कोई ना कोई ऐसा फॉल्ट है। जी, देखिए, कराची अगर हम देखें तो कराची के अंदर जो बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट हाउसिंग स्कीमों का भी इजाफा हुआ, और कराची के अंदर कच्ची आबादियों में भी इजाफा हुआ जी। यानी एक जो बंगालीज की मच्छर कॉलोनी की आबादी है वहाँ भी 5 लाख से 10 लाख से ऊपर पॉपुलेशन होगी। इसी तरह जो आपके सुपर हाईवे पे कॉर्पोरेट हाउसिंग सोसाइटीज बनी है, जिस रफ्तार से बनी है, और उसमें सरकारी हों या निजी हों, उनके अंदर भी इंसान ही रह रहे हैं, कोई ऊपर से कोई पपेट या कोई उसमें एलियन तो नहीं आके रह रहे। और जो इंसान रहेंगे वो पानी इस्तेमाल करेंगे, बिजली इस्तेमाल करेंगे, गैस इस्तेमाल करेंगे जी हाँ। और आपका रोड इंफ्रास्ट्रक्चर इस्तेमाल करेंगे। तो इसका मतलब है कि वसाइल की एलोकेशन के लिए सबसे पहले मरदमशुमारी का होना बहुत ज़रूरी है जी। और वो उसमें जो ये आपने टेक्निकल सा एक गेम रखा है, उससे आपको एक फ़ायदा तो होगा। कराची की पॉलिटिकल सीटें नहीं बढ़ेंगी, कराची की सूबाई असेंबली की सीटें नहीं बढ़ेंगी, कराची की सेनेट की सीटें नहीं बढ़ेंगी, ये तो रुक सकती हैं, लेकिन लोगों का आबादी का पैदा होना और कराची की जानिब हिजरत करना नहीं रुकेगा। ऐसे ही मगर दूर दूर तक कोई ऐसा चांस नज़र नहीं आता कि मरदमशुमारी के बारे में हुकूमत या जो इदारे हैं वो सोच रहे हों या उन्हें लग रहा हो कि यस ये भी एक मसला है। हमारे कराची के से ताल्लुक़ रखने वाले जो सियासी रहनुमा हैं उन्होंने कई दफ़ा इस बारे में आवाज़ उठाई है, स्पेशली जब ये मरदमशुमारी का सारा काम हुआ था। उसके बाद सब खामोश होकर बैठ गए। और अब क्लाइमेट चेंज के बाद जब आपकी तनसीबात को नुकसान पहुंचा करेगा, हर साल जब मेगा बारिशें हुआ करेंगी और आपकी पानी और बिजली के वसाइल को नुकसान पहुंचेगा, तो फिर उस डैमेज को रिकवर करने के लिए भी आपके पास कोई ना कोई स्ट्रेटजी होना क्लाइमेट चेंज के लिए भी बहुत ज़रूरी है। अब ये नहीं होगा कि आज बारिशें हुई हैं अगले साल बिल्कुल नहीं होंगी, नहीं, ये हमेशा होनी है। और इस बार जो ग्लेशियर की सूरत हाल है उसके बाद तो आपके जो समंदर हैं या आपके दरियाओं में जो तुग़यानी है वो आप रोक नहीं पाएंगे। तो उसके लिए आपको इंफ्रास्ट्रक्चर एक अलग तरह का बिल्ड करना पड़ेगा, जो इलेक्ट्रिक का ख़ास तौर पे, क्योंकि देखें कोई वजह तो थी ना कि कराची में ही लोगों को करंट क्यों लगा,
न्यूयॉर्क में या वाशिंगटन में मैं खुद था, तो वहाँ वाशिंगटन में तो 24 घंटे बारिश होती है, वहाँ कुछ नहीं लगता करंट किसी सही। तो ये हमें चीज़ें मनसूबा बंदी जो है ये बड़ी मैटर करती है। सुबह बंदी बड़ी मैटर करती है। तो अच्छा सर, एक चीज़ मैं आपसे ज़रूर जानना चाहूँगा, हमें एक वक्फे की तरफ अभी हम जाएंगे, वक्फे से वापस आएंगे तो हमें और नाजरीन को काइंडली ये बताइएगा कि ये जो आबादी जिस शरह से कम हुई है कराची में, या जो साबित की गई है कम आबादी, इसके पीछे क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं और किन किन को बेनिफिट्स हो सकते हैं आबादी को कम बताने से, ज़रा इस हवाले से थोड़ा सा आगाह कीजिएगा। एक छोटा सा वक्फा है मेरे दोस्तों, कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े और आज हम बिजली की लोड शेडिंग के हवाले से बात कर रहे हैं। राना आसिफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कराची की जो पॉपुलेशन है वो तकरीबन 3 करोड़ है, जैसा कि आपने भी कहा, लेकिन मरदमशुमारी के हिसाब से उसको 1 करोड़ 60 लाख दिखाया गया है। तो क्यों कम दिखाया गया है? इससे किसको फ़ायदा हो सकता है? फ़वाइद हैं, नुकसान किसको है? देखिए, इसमें ज़्यादा नुकसान आवाम को नुकसान है कि आवाम के लिए जो वसाइल की तकवीस है वो कम से कम की जाएगी। जितनी आबादी होगी उतने डेमोग्राफिक आपको वसाइल मिलते हैं, और फिर जो NFC अवार्ड में सूबे को हिस्सा मिलता है, वो अर्बन रूरल जब डिवाइड होती है तो वो फिर उसमें नुकसान कराची के लोगों को होता है। यानी कराची में अगर 30 से 32 लाख बर्मीज़, बंगालीज़ और अफ़गान महाजरीन मौजूद हैं और उनको आप गिन नहीं रहे, लेकिन वो तमाम सहूलियात इस्तेमाल कर रहे हैं, तो नुकसान किसका है? कराची आइट्स का नुकसान है ना, कि अगर कोई फॉर्मल हाउसिंग है DHA, उसको पानी नहीं मिल रहा, साथ में कयूमाबाद ने अगर बड़ी लाइन तोड़ के पानी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो फिर DHA के लोग तो फिर वो गुलाम नबी वाटर टैंकर ही डलवाएंगे ना, इसलिए कि उनकी तो फॉर्मल हाउसिंग की जो इनफॉर्मल हाउसिंग ने लाइन तोड़ ली। तो इस तरह ये नुकसान होता है। फिर आपस में कम्युनिटीज़ में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होते हैं, फिर एथनिक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होते हैं, लिसानी बुनियादों पे शहर तकसीम हो जाता है, फिर मजहबी बुनियादों पे शहर तकसीम हो जाता है। सही। तो सूबे सिंध की जो कुल आबादी है उस हिसाब से भी तो देखें ना कि 3 करोड़ और 1 करोड़ 60 लाख, अच्छा खासा डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। क्योंकि आप अगर जो कराची में पैदा होने वाले बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट ही देखें, उससे भी आप निकाल सकते हैं कि ये उससे भी मैच नहीं करेगी ये आबादी जो है। तो ये रैंडम सैम्पलिंग इन्होंने ली, किस तरह इन्होंने किया, वो टेक्निकलिटी एक अलग बहस है। लेकिन कराची में आने वाले दिनों में एनर्जी क्राइसिस जो है ये इसी तरह बढ़ता रहेगा और अदालतें याद दिलाती रहेंगी इनको जिम्मेदारियां। लेकिन जाहिर बात है, जब आप बुनियादी मसले की जड़ को नहीं ख़त्म करेंगे, जो पॉपुलेशन की गिनती है जिसे हम मरदमशुमारी, पहले ही हमने 98 के बाद हम 20 साल सोते रहे। हम अक्सर जो असूलों की रैशनल पॉलिटिक्स है वो नहीं करते। यानी अगर बल्दियाती इलेक्शन कराने हैं तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे कराएंगे, खुद नहीं कराएंगे, कोई सियासी जमात नहीं कराने पे तैयार। और जिनको डिक्टेटर कहते हैं उन्होंने बल्दियाती इलेक्शन आप देखें जनरल मुशर्रफ साहब ने कराए, और जनरल मुशर्रफ साहब ने खवातीन की सीटों में भी जेंडर इक्विटी का पैराडाइम भी चेंज किया। उनके बाद किसी, ये जितनी चैंपियंस हैं सियासी जमातें खवातीन के हकूक की, इन्होंने 1 इंच किसी खातून की सीट नहीं बढ़ाई। तो ये हिपोक्रेसी वाली पॉलिटिक्स भी पाकिस्तान में चेंज करनी पड़ेगी, कि जो हिपोक्रेट्स वाली पॉलिटिक्स है कि यानी आपने। सही है सर। ये देखें, जिस तरह सरकार की जानिब से अगर के इलेक्ट्रिक को कहा जाए, वो उन्हें कहते हैं कि भाई आप दोबारा लोड शेडिंग नहीं करेंगे, आप ये मतलब जितने भी बयानात आते हैं, हदायत आती हैं, ये हदायत उस वक्त क्या मानी रखती हैं जब सरकार के मुख्तलिफ इदारों ने खुद अरबों खरबों रुपए एक इदारे के देने, जो बिजली इस्तेमाल की हुई और पैसे नहीं दिए हुए। उस टेक्निकल मसले की तरफ, हल करने की तरफ नहीं आते, अवाम को नई नई बातें बताते हैं कि अब यूँ हो जाएगा, अब यूँ हो जाएगा। नहीं जी, असल मसला जो रूट कॉज है, के इलेक्ट्रिक के जिस पे ड्यूज़ हैं उसको के इलेक्ट्रिक के ड्यूज़ देने होंगे ताकि वो अपने जो ऑपरेशंस हैं उन पे काम कर सकें। एक जिम्मेदार शहरी बनना पड़ेगा और के इलेक्ट्रिक को भी एक जिम्मेदार इदारा बनना पड़ेगा। जी हाँ, बिल्कुल। फिर ही ये मसले का हल, मेरे ख्याल है उसको अगर हल किया जाए तो बेहतरी होगी, क्योंकि जैसे और पॉलिटिकल इकोनॉमिक इसकी स्टडी होनी चाहिए जी। जो कराची की के इलेक्ट्रिक की स्टडी है, एक रिसर्च होनी चाहिए जो पॉलिटिकल इकोनॉमिक स्टेक होल्डर एनालिसिस जिसे हम कहते हैं अपनी जुबान में। ठीक है सर। के इलेक्ट्रिक को मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा आपकी जानिब से कुछ एक पैगाम मैं चाहता हूँ आप दें
क्योंकि मैंने खुद देखा है कि जितने भी इनके सर्विस सेंटर्स हैं, जो कस्टमर केयर के जितने भी सेंटर्स हैं, इनके ऑफिसेज हैं, वहाँ पे क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से अंदर एक ख़ास तादाद में ही लोग जा सकते हैं, बाकियों को बाहर इंतज़ार करना पड़ता है। तो मैंने देखा है कि लोग धूप में बैठे हुए हैं और पानी तक उनके पास वहाँ पीने को नहीं। ये देखें, इनकी दो चीज़ें बड़ी वीक रही हैं। जो पाकिस्तान में बदकिस्मती से जब कोई कॉर्पोरेट प्लेयर आता है और वो सियासी रिश्वत दे देता है, किकबैक्स दे देता है, कमीशन दे देता है, फिर वो अवामुन नास के हकूक़ से मुबर्रा हो जाता है। फिर उसका कंज्यूमर बिहेवियर पैराडाइम कुछ भी नहीं होता। कि आप देखें, इतना बड़े शहर के लिए आपने कॉल सेंटर पे लोग कितने बिठाए हैं। अक्सर लोगों को कम्युनिकेशन की इलेक्ट्रिक की शिकायत रहती है कि जब हम कंप्लेन करते हैं तो हमें सही तरह रिड्रेसल नहीं किया जाता। जी जी। तो कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है। मैं आपको इंडिया में टाटा की एग्जांपल दूं कि उनके जो कॉल सेंटर्स हैं वो पूरी, मतलब आप पूरे 24 घंटे कॉल करें वो आपको अवेलेबल रहेंगे। तो इस तरह की चीज़ें हमें समझनी चाहिए कि हम कॉल सेंटर बढ़ाएं, कंज्यूमर हेल्पलाइन बढ़ाएं, 4 डिजिट को पे लेके आए उसको, ताकि लोगों का घर बैठे मसला हो, ना कि लोगों को दफातर में धक्के खाने पड़े। लोग व्हाट्सएप पे अपना बिल क्यों नहीं सही करा सकते? ऐसे ही है, क्योंकि दुनिया में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है, तौर पे उसका हल किया जाए। मतलब अब एक किसी के पास वक्त नहीं है कि वो किस्तें कराने के लिए पूरा दिन के इलेक्ट्रिक के दफ्तर के आगे बैठा रहे और अपने मीटर का नाम खाली उसने चेंज कराना है। हाँ। वो धक्के खाता रहे और वो पूरा दिन। आप इसको टेक्नोलॉजी से आसान करें, बिल्कुल सही, और प्रीपेड पे लेके। ठीक है। और क्या इलेक्ट्रिक को इस बात को समझना होगा कि एक गरीब आवाम जो अगर छोटा सा एक अपार्टमेंट है, छोटे से घर में रहते हैं, इतने ज़्यादा मेंबर, छोटे छोटे बच्चे हैं घर में, बुजुर्ग हैं, और 4-4, 6-6 घंटे के लिए लाइट चली जाए तो वो किस अजाब में मुब्तला हो जाएंगे। तो थोड़ा सा इस हवाले से इंसानी हमदर्दी को भी जहन में रखें। अगर आपने जिम्मेदारियां नहीं लोगों की जगह पे के इलेक्ट्रिक को चाहिए खुद को रख के एम्पैथी करें। बिल्कुल ऐसा करें। थैंक यू सो मच, आप तशरीफ लाए, आपका बेहद शुक्रिया। एक बड़ी अच्छी गुफ्तगू रही हमारे 2-3 मुख्तलिफ मौज़ूआत पे। दोस्तों, प्रोग्राम का वक्त अपने अख्ताम की जानिब आ गया है। फ़हीम अब्बास और ज़हरा रज़ा को दीजिए इजाज़त। आप दोस्तों से इंशाअल्लाह कल के रोज़ फिर मुलाकात होगी। कल तक के लिए खुदा हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।